प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। कोरोना की वजह से पूरी दुनिया मुतासर हुई है और जो इसकी तीसरी लहर है ये बहुत ही नुकसानदेह साबित हो रही है। अब तीसरी लहर के बाद इस वक्त जो आम आदमी की ज़िंदगी है वो कितनी मुतासर हो चुकी है और कई जो कारोबार हैं वो इससे मुतासर हैं। तो ख़ास तौर पर हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से मुतालिक और रियल इस्टेट इंडस्ट्री से मुतालिक कि ये दोनों इंडस्ट्रीज़ जो हैं जिनका आपस में एक गहरा ताल्लुक़ भी है, तो ये दोनों इंडस्ट्रीज़ किस तरह से मुतासर हुई हैं और दीगर जो कारोबार हैं वो इससे कैसे मुतासर हुए हैं। तो आज के प्रोग्राम में हम इस पर बात करेंगे। मेरे साथ इकराम साहब मौजूद हैं, रियल इस्टेट एडवाइज़र हैं, बहुत शुक्रिया इकराम फरीद साहब। मिर्ज़ा इसाक साहब मौजूद हैं, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के साथ आपका ताल्लुक़ है, मेरे साथ बहुत शुक्रिया। और नासिर पाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सामाजिक कारकुन हैं। नासिर साहब बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो इकराम फरीद साहब ये बताइए कि अब तो 1 साल से ज़्यादा हो गया, जब दूसरी लहर के बाद कुछ हालात बेहतर हुए थे तो बहुत सारे लोगों में उम्मीद जागी थी कि चलें ज़िंदगी, कारोबार और मामलात रूटीन में आने लगेंगे। इस वक्त हालात क्या हैं, कितना मुतासिर हो चुकी है रियल इस्टेट इंडस्ट्री? वालेकुम सलाम। खान साहब, जो थर्ड वेव आई है इसके अंदर जो लॉकडाउन किया स्पेशली ओंटारियो के अंदर में डकफोर्ड ने, इसने रियल एस्टेट को काफी मुतासर किया। जो हमारे पास ग्रोथ आई थी दिसंबर, जनवरी, फरवरी के अंदर, मार्च के अंदर, इवन अंटिल एंड ऑफ द मार्च, वो जो बूम था या ग्रोथ थी वो एकदम से नीचे आ गई है। अभी जो मार्केट के अंदर नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज हैं ऑब्वियसली वो भी ज्यादा हो गई हैं, लेकिन ओवरऑल जो प्राइसेस हैं दे हैव स्टेबलाइज्ड। जो पहले कोई भी प्रॉपर्टी मार्केट के अंदर बिक रही थी बिडिंग के ऊपर 10-15 बिडिंग थी, अभी उन प्रॉपर्टीज के ऊपर 1 या 2 ऑफर हैं। जो अच्छी प्रॉपर्टीज हैं उन पे अभी भी बिडिंग है 4-5, लेकिन ओवरऑल जो मार्केट की सिचुएशन है, जो सेलर है वो भी थोड़े डर गए हैं और बायर वो भी घर से बाहर नहीं निकलना चाहते एज ऑफ। तो बिल्कुल सही है। आप आगे क्या देखते हैं कि मामला किस तरफ को जा रहे हैं? देखिए, जो पर्सनल ऑब्जर्वेशन है वो तो यही है कि अगर हम 2020 मार्च, अप्रैल, मई का लॉकडाउन देखें, उसके बाद जो सेकंड आया था अक्टूबर, नवंबर में, उसके बाद एकदम से मार्केट में जून, जुलाई, अगस्त बहुत ज्यादा एक बूम आया था मार्केट के अंदर। प्राइसेस काफी ऊपर चली गई थी, बिडिंग थी। अगेन अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के बाद भी एकदम से बंदे बॉटल नेक हो गई थी, तो बंदे घर से बाहर निकले थे। जेन्युइन बायर थे, नॉट ऑल ऑफ देम वर इन्वेस्टर्स, जेन्युइन बायर थे उसके अंदर जिनको घर चाहिए था, जिन्होंने पहले प्रॉपर्टी सेल कर दी थी या रेंट से वो अपने घर लेना चाहते थे, वो जेन्युइन बायर थे। ठीक है। अभी भी जो पर्सनल ऑब्जर्वेशन यही है कि अगर 20 मई को लॉकडाउन खत्म होता है तो जो बंदा जिसने अपना घर ऑलरेडी सेल कर चुका है लास्ट 2-3 मंथ में, उसको आगे बढ़ना है, तो दे विल बी कमिंग आउट। तो आई थिंक कि एक 1-2-3 वीक्स और मंथ के लिए मार्केट एकदम से दोबारा गर्म होने के चांसेस हैं। बिल्कुल ठीक है। मिर्ज़ा इसाक साहब, ये बताइए कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए शायद हुकूमत ने कुछ कानून में तब्दीलियां भी लाई हैं या लाने की उम्मीद है आने वाले दिनों में। आपके ख्याल में इससे क्या फ़र्क पड़ेगा और ये किस किस्म की तब्दीलियां हैं? जी, पहले तो बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत के लिए। तो दूसरी बात यह है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो भी है वो पूरी मुल्क के लिए, पूरी इंडस्ट्री के लिए, पूरे सनत के लिए सारी बैकबोन है। और इससे आपके 39 ट्रेड्स, एक घर जब बनता है ना, 39 ट्रेड्स उसके साथ लिंक होते हैं। उससे आप अंदाजा लगा लें कि इसके साथ कितनी एक्टिविटी बढ़ती है कंस्ट्रक्शन की वजह से। लेकिन जो 17 अप्रैल को गवर्नमेंट ने नए सेक्शन लगाए हैं, उसमें उन्होंने सिवाय जो हेल्थ केयर प्रोजेक्ट चल रहे हैं या जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट चल रहे हैं जो रिलेटेड टू हेल्थ केयर, जिसमें आप हॉस्पिटल की एक्सपेंशन देख लें या जो फर्दर उन्होंने जो आके क्लिनिक्स, फार्मेसी, डेंटल ऑफिस रिलेटेड जो जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं सिर्फ वो चल रही हैं, बाकी तमाम उन्होंने बंद कर दी हैं। उसके अलावा क्या हो रहा है कि अभी जो नए परमिट्स इशू होने हैं सिटी से वो बहुत स्लो हो गए हैं बिकॉज ऑफ द शॉर्टेज ऑफ द जो भी एम्प्लॉइज हैं।
उससे क्या हो रहा है कि जो परमिट पहले 1 मंथ में आता था, आजकल 3 से 4 माह लग रहे हैं उसमें। और जो प्रोजेक्ट चल रहे थे वो तो चल रहे हैं अभी, लेकिन नए प्रोजेक्ट आगे नहीं मूव ऑन नहीं हो रहे। उससे क्या हो रहा है कि जाहिर बात है प्रॉब्लम चल रहे हैं सारे हर तरफ, और वर्क साइट पर भी प्रॉब्लम आ रहे हैं उसके पास, क्योंकि उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगा दी हैं। सर्टेन नंबर ऑफ एम्प्लॉयज काम कर सकते हैं जिस साइट पर जो है ना आपको अलाउ किया उन्होंने। अदरवाइज यू हैव टू कीप मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग। उसके अलावा हेल्थ एंड सेफ्टी है वर्कर्स की, वो भी। इवन कई साइट्स जो हैं वो ड्यू टू कोविड मतलब इन्वॉल्वमेंट या जिस तरह वो ना वायरस की वजह से ना उनको साइट्स को हमें बंद करना पड़ा है, तो उससे भी प्रॉब्लम आए हैं। अब मेरी जो 2 साइट चल रही हैं जॉर्ज टाउन में, तो वहाँ भी एक दफ़ा कॉन्ट्रैक्शन हुआ है वायरस का, तो वी हैव टू शट डाउन फॉर 14 डेज। तो उससे भी क्या हो रहा है कि हमारी कॉस्ट बढ़ गई है। तो कॉस्ट बढ़ने से प्रॉब्लम क्या आई है कि जो हमने पुराने प्रोजेक्ट्स में साइन किए हुए हैं हमारे लिए उसको मेंटेन करना मुश्किल हो रहा है। तो अब टाइम आ गया है कि कई जगह पर हमें उनके साथ जो एग्रीमेंट्स हैं हमें रिवाइज करने पड़ रहे हैं, और लीगल इश्यूज भी चल रहे हैं उसके साथ। आई होप सो कि ये प्रॉब्लम तकरीबन 2 से 3 माह चलेगा, और उसके बाद आई होप सो कि सिचुएशन जो है कुछ बेटर हो जाएगी। लेकिन अभी तक तो जो है ना जो सिचुएशन चल रही है वो बहुत खतरनाक है, इसलिए कि कम्प्लीटली जितने भी नॉन हेल्थ केयर प्रोजेक्ट्स हैं सारे बंद पड़े हैं बिल्कुल ही। और जहाँ तक रेजिडेंशियल कमर्शियल रेनोवेशन का तल्लक है, तो रेजिडेंशियल में तो आपको इस वक्त इतनी स्केरी सिचुएशन है कि आपको कोई भी बंदा अपने घर के अंदर दाखिल होने नहीं देगा काम करने के लिए। पेंटर घर के अंदर जाएगा तो काम होगा, प्लम्बर घर के अंदर जाएगा तो काम होगा, तो लोग अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं। तो इस वजह से ये सारे प्रॉब्लम चल रहे हैं। उससे क्या हो रहा है, अनसर्टेनिटी और बेरोजगारी जब वो बढ़ रही है, तो होप्स हो कि ये सिलसिला बेहतर हो जाएगा। बट आई थिंक 3 माह चाहिए हमें, और इसका जब वैक्सीनेशन हो जाएगी तो फिर लोगों में कुछ कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, तो आई होप सो कि इसके बाद आगे सिलसिला बेहतर हो जाएगा। चलें, उम्मीद तो यही करनी चाहिए। नासिर साहब, मुझे ये बताइए कि एक तो ये कि आपका ताल्लुक बराह रास्त किस कारोबार या शोबे से है, और आम आदमी के लिए जो है या आम ताजिर बरादरी के लिए, दूसरे ताजिरों के लिए हुकूमत ने क्या मराहत दी हैं कोविड के दिनों में? अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा एक्चुअली ताल्लुक एविएशन से है। मैं एयरपोर्ट टोरंटो एयरपोर्ट पे जॉब कर रहा था। तो उस मामला से जिस तरह कोविड आया, आपको पता ही है कि सारा कुछ शट डाउन हो चुका है। सारी फ्लाइट्स वगैरह, एयरपोर्ट तकरीबन 10% पे आ चुका है। हार्डली एनी फ्लाइट कोई आ रही है जा रही है। तो बहुत सारे एम्प्लॉइज को इन्होंने ले ऑफ देना पड़ा। अब उसकी वजह से मेरे भाई अभी फरमा रहे थे कि जिस इंडस्ट्री से इनका ताल्लुक है, बड़ी आवाम है जो उससे मिल के काम करते हैं, तो सबको जॉबों से फारिग होना पड़ा। और दिन ब दिन जो मामला होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, लोग घरों में फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, क्योंकि जितनी एड आ रही है गवर्नमेंट से, जो फैमिली मेम्बर्स हैं, जो घरों में रहते हैं लोग, जॉब करने वाले हैं, उनके लिए इट्स नॉट इनफ टू बी ऑनेस्ट। गवर्नमेंट जितना कर सकती है कर रही है, मगर एक फैमिली के लिए सर्वाइव करना उस अमाउंट पे बहुत मुश्किल हो रहा है। और जो मराद वगैरह दी जा रही हैं बिजनेसेस को, मेरे ओपिनियन में कोशिश उनकी अच्छी है, मगर इट्स नॉट इनफ, क्योंकि जितना नुकसान पिछले 1.5 साल में आवाम और बिजनेसेस लूज कर चुके हैं, उसकी रिकवरी में टाइम लगेगा। और ये मामला वैसे हैं कि इसको अच्छा खासा टाइम लगेगा हर बंदे को एक वापस उसी पोजीशन में आने से जो कोविड से पहले से। जी बिल्कुल सही है। नासिर साहब, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं जी, प्रोग्राम में वापस आते हैं तो इन्हीं मौज़ूआत पर मज़ीद बात करते हैं। और ख़ास तौर पर मैं जानना चाहूँगा कि एक आम इन्वेस्टर के दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है और एडवाइस क्या है। क्या उसे अपनी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उस पर जाना चाहिए या स्टे करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए, और वो क्या कर रहा है, उसने क्या स्ट्रैटेजी बनाई हुई है। और दूसरा ये कि हुकूमत ने मॉर्गेज में भी इजाफा किया है, इससे आम आदमी के लिए क्या मुश्किलात पैदा होंगी घर लेने में। तो इन मौज़ूआत पर मज़ीद बात करते हैं, हमारे साथ रहिए। दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। इकराम फरीद साहब, ये बताइए कि इस वक्त इन्वेस्टर के दिमाग में क्या चल रहा है। उसने अपनी पेमेंट्स, अपनी रकम, अपनी इन्वेस्टमेंट्स अपने सेव करके रखी हुई हैं और वो इंतज़ार कर रहा है बेहतर वक्त का, या वो इन्वेस्टमेंट अभी भी कर रहा है किसी न किसी सूरत में, उसकी स्ट्रेटजी क्या है? जी हाँ सर,
एक बड़ी फनी सिचुएशन होती है हमारी स्पेशली साउथ एशियन कम्युनिटी में कि जब व्हेन एवरीबॉडी इज बाइंग वी ट्राई टू बाय, व्हेन नोबॉडी इज बाइंग वी ट्राई नॉट टू बाय। तो जो स्ट्रेटजी है वो तो उसके उल्ट होनी चाहिए, लाइक व्हेन नोबॉडी इज बाइंग यू बाय दैट टाइम बिकॉज देयर इज एन अपॉर्चुनिटी टू गेट अ बेटर प्राइस। अभी सिचुएशन ये है कि मार्केट के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज मोर देन 2 वीक्स 3 वीक्स अ मंथ भी स्टे कर रही हैं, ठीक है। पहले सिचुएशन ये थी 2-3 दिन में, एक दिन में ओवरनाइट प्रॉपर्टी सेल हो जाती थी। फॉर इन्वेस्टर दिस इज एन आइडियल सिचुएशन एंड ऑल्सो फॉर द फर्स्ट टाइम बायर। जो फर्स्ट टाइम बायर है उनको सोचना चाहिए कि अगर हम compete नहीं कर सकते बिडिंग के अंदर बिकॉज ऑफ मोर्गेज सिचुएशन, इंस्पेक्शन, जो फर्स्ट टाइम बायर है वो थोड़ा होता है केयरफुल कि हमें इंस्पेक्शन भी चाहिए, हमें मोर्गेज कंडीशन भी चाहिए, क्योंकि उनको नहीं पता होता, ठीक है। तो इन्वेस्टर्स हैं दे डोंट केयर अबाउट दीज थिंग्स, लेकिन स्पेशली जो फर्स्ट टाइम बायर लिसनर हैं, मैं उनको विजुअल देख रहे हैं आपके प्रोग्राम के, मैं उनको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ दिस इज द राइट टाइम टू बाय द प्रॉपर्टी, क्योंकि प्रॉपर्टीज खड़ी हैं मार्केट के अंदर। लेकिन ऐसे में सर फिर आपको ज़्यादा लंबा इंतजार करना पड़ेगा ना। इन्वेस्टमेंट भी तो 2 तरह की होती हैं, एक आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं, एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए सजेस्ट कर रहे हैं? देखें, जो फ्लिपिंग है उसको हम शॉर्ट टर्म कहते हैं, फ्लिपिंग को, ठीक है। फ्लिपिंग के अंदर भी अभी जो प्रॉपर्टीज हैं वो स्टे कर रही हैं मार्केट के अंदर मोर देन वीक और 2, उसमें भी आपकी अच्छी डील मिल सकती है। जो लॉन्ग टर्म है उसमें तो आपको सोचना ही नहीं चाहिए, ठीक है ना। इफ यू आर गेटिंग गुड प्राइस यू जस्ट जंप इन, ठीक है। अगर आप मार्केट ग्रोथ देखें, सिर्फ लास्ट 1 ईयर की ग्रोथ देखें तो देयर इज 25% इंक्रीज फ्रॉम मार्च 2020 टू मार्च 2021। तो 25% इंक्रीज है जो एक इन्वेस्टर के लिए इट्स अ लॉट ऑफ मनी। बिल्कुल ठीक है, राइट सर। एक और सवाल जो मैं मिर्ज़ा इसहाक साहब से पूछना चाहूँगा, सर ये बताइए कि मॉर्गेज में हुकूमत इजाफा कर रही है तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? कि आम आदमी के लिए तो घर लेना और मुश्किल हो जाएगा? जी बिल्कुल, एक्चुअली चल क्या रहा है इस वक्त के घर की कास्ट जो है ना, कभी 200 पर स्क्वायर फीट ना कास्ट होती थी कंस्ट्रक्शन के घर की, अब वो जंप करके ऑलमोस्ट 260 270 तक पहुंच गई है। मेन प्रॉब्लम क्या है कि इस वक्त लंबर और मेटल, ये 2 प्रोडक्ट है मेन जो है ना पूरे घर के अंदर जो इस्तेमाल होती हैं या किसी भी कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होती हैं, और इनकी प्राइसेस इस वक्त बहुत ऊपर चली गई हैं। मैं आपको लंबर की मिसाल दे देता हूँ। एक वुड का स्टड जो हम यूज किया करते थे $2.50 का हमें मिलता था एवरेजली ना, वो इस वक्त $9 पे पहुंच गया है। दैट मीन्स 3 टाइम्स ऊपर चला गया है। इसी तरह जो मेटल है वो भी इसी तरह प्रॉब्लम चल रहा है। मेटल का भी कॉस्ट जो है ऑलमोस्ट 35% पिछले 6 माह में ऑलमोस्ट 35% ऊपर गया है। तो इतनी प्राइस ऊपर जाने से ज़ाहिर बात है कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी बढ़ेगी। अब जिन लोगों ने एग्रीमेंट साइन किए हुए थे 1 साल पहले के, वो सब लोग ट्रबल में आ गए हैं। अब क्या हो रहा है कि नए प्रोजेक्ट जो आ रहे हैं उनकी प्राइसेस ऊपर जा रही है। जब प्राइसेस ऊपर जाएंगी तो ऑलरेडी आपको पता है कि हाउसिंग मार्केट भाई बता रहे हैं जिस तरह सिचुएशन जा रही है, तो जब महंगे घर आएंगे मार्केट में तो एंड यूजर के लिए अगेन प्रॉब्लम बनेगी। तीसरी बात यह है कि हमें हमारा जो मोस्टली जो मटेरियल है ना वो यूएस से आता है। कंस्ट्रक्शन जितना भी मटेरियल है 90% तक लोकल हमारा सिर्फ वुड ही है, वो भी यूएस से रेडी होकर यहाँ पहुँचती है। तीसरा हमारा जो हमें जो सप्लाई चेन में प्रॉब्लम आ रही है, अब चाइना से जो हमारा जो मटेरियल आता था वो भी अब प्रॉब्लम आ रही है वहाँ से भी, ड्यू टू कोविड और ड्यू टू रिस्ट्रिक्शंस, ट्रेड जो प्रॉब्लम चल रहे हैं इस वक्त उनके, वो जो चाइना से चीजें आ रही है वो भी उनकी प्राइस ऊपर चली गई है। फ्रेट जो है ऑलमोस्ट 3 टाइम्स ऊपर चला गया है। तो इससे क्या हो रहा है कि सारी चीजों का ना आके मटेरियल के कॉस्ट पर फर्क पड़ रहा है। जब मटेरियल की कॉस्ट ऊपर जाएगी तो घर ऑटोमेटिकली महंगा हो जाएगा। तो जब घर महंगा होगा तो एंड यूजर के लिए प्रॉब्लम आएगी, और ये इफेक्ट आएगा आपको जाकर पता चलेगा तकरीबन 6 माह 1 साल के बाद जाके, और ये घरों की प्राइस ऊपर चली जाएंगी। अब जो बिल्डर चल रहा है इस वक्त, जो पुराने उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किए हुए हैं, जिन्होंने चल रहे हैं वो तो चल रहे हैं, वो जिस तरह भी चला रहे हैं वो, लेकिन जो नए घर आगे चल रहे हैं वो अभी भी अनसर्टेनिटी की वजह से वो नए प्रोजेक्ट नहीं शुरू कर रहे अभी तक। इसी तरह परमिट्स का भी अभी ओवरऑल सारी एक्टिविटी स्लो जा रही है।
होप फॉर द बेस्ट कि कब ये मामला क्लियर होगा। आई एम बिलीविंग कि 6 months to 1 year जाना चाहिए इस इंडस्ट्री को वापस रूटीन में आने के लिए। और वो भी उस सूरत में कि यहाँ पर सिर्फ कनाडा में ही नहीं बल्कि चाइना में भी हालात बेहतर हो रहे हो, बाकी ममालिक में भी बेहतर हो रहे हो, अमेरिका में भी बेहतर हो रहे हो, क्योंकि आपने बताया कि आपकी इंडस्ट्री जो है वो बाकी कंट्रीज़ के साथ भी जुड़ी हुई है एक तरह से। जी बिल्कुल। इस वक्त बेसिकली जब ट्रम्प गवर्नमेंट थी उस वक्त उन्होंने काफ़ी रिस्ट्रिक्शन लगाई थी, ट्रेड रिस्ट्रिक्शन। क्या होता कि यहाँ से रॉ वुड जाती थी कनाडा से अमेरिका में, अमेरिका से वहाँ पर फिनिश वुड वापस आती थी। जब ट्रम्प ने उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगाई उससे क्या हुआ कि हमारी जो वुड थी वो फिनिश होने के लिए अमेरिका जाना बंद हो गई। यहाँ भी क्या हुआ, कोविड की वजह से जो लोकल कटिंग थी, फॉरेस्ट में कटिंग जो थी वो भी बंद हो गई। अब क्या हो रहा है कि वुड भी बिल्कुल नहीं आ रही और उसकी प्राइस क्रेजीली ऊपर चली गई हैं, तो उससे प्रॉब्लम चल रही है। तीसरा, हमारी वर्किंग कंडीशंस जो है इस वक्त वो बिल्कुल चेंज हो गई हैं। पहले क्या होता था कि सिचुएशन कुछ और होती थी, अब हम वर्क साइट पर जाते हैं तो वी हैव टू बी केयरफुल, कीप सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन, और अब तो बल्कि हर चीज़ के लिए बहुत केयरफुल होकर काम करना पड़ता है। उससे क्या हो रहा है कि वर्क की प्रोडक्टिविटी में फर्क पड़ रहा है और वो प्रोडक्टिविटी नहीं आ रही जो आनी चाहिए। अब क्या हो रहा है, जो काम होना चाहिए था 5 days में वो हो रहा है जाके 10 days में। तो उससे क्या हो रहा है कि कॉस्ट जो है ना हमारी लेबर की वो बढ़ गई है लेकिन प्रोडक्टिविटी कम हो गई है। तो ये सारी चीजें अल्टीमेटली इफेक्ट करती हैं, एंड ऑफ प्रोजेक्ट जो है उसी को इफेक्ट करेंगी। तो देखें कब ये हालात बेहतर होती हैं तो हम वापस सिचुएशन पे आएंगे। सही है। नासिर साहब ये बताइए कि कोई भी गवर्नमेंट जाहिर है खुशी से रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगा रही है, बैन नहीं कर रही है चीज़ों को, उसका अल्टीमेट गोल ये है कि लोगों की जानों को बचाया जा सके। लेकिन बहुत सारे जगहों पर लोग जो है वो अपने फाइनेंशियल नीड्स की वजह से गवर्नमेंट से कहते हैं कि जी आप इन जो रेस्ट्रिक्शंस ऐसे हटाएं, हम वरना भूख से मर जाएंगे, कोरोना से नहीं मरेंगे तो भूख से मर जाएंगे। ये नारा हम यहाँ पे भी सुनते हैं, पाकिस्तान में भी। तो ये बताइए कि आप के जो वाबस्ता लोग हैं, ताजिर बरादरी के लोग हैं, आम तौर पर उनके यहाँ क्या राय है कि गवर्नमेंट ने जो रेस्ट्रिक्शंस लगाई हैं वो ठीक हैं, उससे वो मुतमईन हैं? भाई मेन मसला जो चल रहा है ना, रिस्ट्रिक्शन एक हद तक तो ठीक है, मगर बिजनेसेस के लिए पिछले 1 साल से आप अंदाजा लगा लेना कितनी दफा लॉकडाउन हो चुके हैं। बिजनेसेस को कहा जाता है कि आपने ये रूल्स फॉलो करने हैं, वो बेचारे जिस तरह भी करते हैं, सारी चीजें इंप्लीमेंट करते हैं, उसके बाद 1 हफ्ता गुजरता है, उसके बाद रूल फिर चेंज हो जाता है जिसको क्लोज डाउन कर दिया जाए। तो फ्रस्ट्रेशन बहुत ज्यादा है। लोग जो हैं इस वक्त इतने परेशान हो चुके हैं कि अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ओवरऑल के आपको खाने के मामला में कमी या मुश्किल आ रही है, यहाँ तक हालात नहीं पहुंचे, मगर ये है कि आपकी रोजमर्रा की जिंदगी बहुत अफेक्ट हो चुकी है। फ्रस्ट्रेशन इतनी बढ़ चुकी है, ना सिर्फ ताजिर बरादरी को, आपके आम लोग भी देखें आप। अब लॉकडाउन है, आपके जिनके बच्चे हैं घरों से पढ़ रहे हैं, माँ बाप घर में बैठे हुए हैं, तो एक जहनी कैफियत ऐसी हो जाती है इंसान की कि वो निकलना चाहते हैं बाहर मगर रिस्ट्रिक्शन की वजह से निकल नहीं सकते। आप घर में बैठ बैठ के बच्चे भी सवाल करते हैं कि भाई क्यों हमें बाहर जाना है, क्योंकि वो देखना चाहते हैं ना, एक कैद ही हो गई है ना, घर में अब बंद हो गए। तो काफी मुश्किलात का सामना आ रहा है। अल्लाह से दुआ है कि चले मामला जल्द से जल्द इस वबा से हमारी जान छूटे। गवर्नमेंट अपनी जगह कोशिश कर रही है मगर बेहतर तरीके से हो सकता था और दुआ की जा सकती है, अल्लाह खैर करे। बाकी काफी मामलात हैं जिसमें हम काफी पीछे हैं। बिल्कुल ठीक है सर, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं जी, इसके मजीद कुछ और उस पर बात करते हैं, हमारे साथ रहिए। दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। इकराम फरीद साहब, हुकूमत ने, कैनेडियन गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा बजट मुकर्रर किया कोरोना वायरस से निपटने के लिए, बहुत सारे लोगों को, इंडिविजुअल्स को मराद भी दी, कुछ इदारों को मराद भी दी हैं। ये बताइए कि क्या रियल एस्टेट से वाबस्ता जो लोग हैं उनको भी क्या कुछ मराद दी गई हैं या कुछ टैक्सेस में छूट दी गई है, कुछ फेवर्स मिली हैं क्या इस इंडस्ट्री से वाबस्ता लोगों को? जी, रियल एस्टेट जो ओंटारियो के अंदर है, ऑब्वियसली जहाँ के सूबे हैं तो सूबा वाइज होती है ये स्ट्रेटेजी। ओंटारियो के अंदर हम एज ए सेल्फ एम्प्लॉयड से पहले
लेकिन अभी रिसेंटली उन्होंने एज ए कॉर्पोरेटिव हमें लिया कि हम अपनी कॉर्पोरेशन खोल सकते हैं। तो पहले जो इंसेंटिव थे वो सिर्फ कॉर्पोरेशन को दिए गए थे एंड वी वर ओनली सेल्फ एम्प्लॉयड, लेकिन हमारी जो रिको है या टोरंटो रियल एस्टेट बोर्ड है या फिर दूसरे जो बोर्ड हैं, उन्होंने प्रेशर करके गवर्नमेंट के ऊपर, तो जो रियल्टर सेल्फ एम्प्लॉयड काम कर रहे थे उनको भी एज ए बिजनेस शो करके जो बिजनेस को इंसेंटिव दिए गए थे वो रियल्टर्स के लिए अचीव किए। तो उनसे क्या हुआ कि ऑब्वियसली जो ब्रोकरेजेस हैं दे आर कॉर्पोरेशन, लेकिन जो रियल एस्टेट ब्रोकर्स या सेल्स पर्सन काम कर रहे हैं दे वर वर्किंग एज ए इंडिविजुअल। तो उससे क्या हुआ था कि उनको लास्ट ईयर जो 2020 है, इवन दो कि रियल एस्टेट जो सेल है उसके ऊपर इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा लास्ट 1 ईयर में, लेकिन फिर भी जो गवर्नमेंट ने 60,000 का लोन मुकर्रर किया था इंटरेस्ट फ्री अंटिल एंड ऑफ 2022, उससे काफी फायदा हुआ है काफी रियल्टर्स को, सेल्स पर्सन को अपने जो एक्सपेंसिव हैं उनको ठीक करने में। तो ओवरऑल माय पर्सनल पर्सपेक्टिव ही कि आई मीन गवर्नमेंट एक हद तक ही कर सकती है, ठीक है, ऑल ओवर द वर्ल्ड। यहाँ हम एक अच्छी कंट्री में रह रहे हैं तो गवर्नमेंट जो कर रही है, माय पर्सनल पर्सपेक्टिव इज इट्स गुड। सही है। अच्छा मिर्ज़ा इसहाक साहब, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से वाबस्ता बहुत सारे मुख्तलिफ शोबे होते हैं और इसी तरह से मुख्तलिफ अफराद भी होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर एक घर बनेगा तो उसमें एक प्लम्बर की भी ज़रूरत है, एक पेंटर की भी ज़रूरत है, एक कारपेंटर भी चाहिए होगा, एक इलेक्ट्रिशियन का भी काम है। तो बहुत सारे लोग इससे जुड़े हुए हैं इस कारोबार से। जब इन लोगों का काम कम हो गया है, ना होने के बराबर रह गया है, तो क्या ये लोग इन्होंने स्विच किया है दूसरे अपनी जॉब्स को या सफ़र कर रहे हैं? ये क्या मुतबादल रास्ता इन्होंने कौन सा इख्तियार किया है? जी, जैसे मैंने पहले बताया था कि एक जब घर बनता है तो उसके लिए 39 to 40 ट्रेड्स जो है ना वो इन्वॉल्व होते हैं उसके अंदर। सही। तो दैट मीन्स कि काफ़ी टाइप्स ऑफ लोग इसमें मतलब इन्वॉल्व होते हैं। अब प्रॉब्लम ये आ रही है, जब काम स्लो हुआ है तो इन लोगों के पास और कोई चॉइस नहीं है, क्योंकि इनके पास कोई अल्टरनेट भी नहीं है। हाँ, कुछ लोगों ने, हमारे कुछ ट्रेड वर्कर्स ने गवर्नमेंट से जो 2000 उन्होंने जो गवर्नमेंट ने हेल्प की थी सबकी, तो उन्होंने कुछ एडवांटेज लिया इस चीज़ का। लेकिन अब सिचुएशन चेंज हो गई है। अब हम क्या करते हैं कि टाइम टू टाइम उनको ना कुछ ब्रेक देते हैं, कभी बुला लेते हैं, कभी उनको ऑफ हो जाता है। हालात टाइट जा रहे हैं लेकिन नॉट बैड, ओवरऑल ठीक जा रहा है। अभी क्या हो रहा है कि कंस्ट्रक्शन में, रेजिडेंशियल में लोग काफ़ी शिफ्ट हुए हैं। जब से कमर्शियल रेनोवेशन स्लो हुई है, कमर्शियल कंस्ट्रक्शन जो है स्लो हुई है, उसकी वजह क्या थी कि नए बिजनेसेस आके डेवलप नहीं हो रहे, बिकॉज किसी को भी अनसर्टेनिटी की वजह से कोई पता नहीं चल रहा कि आगे क्या सिचुएशन बनेगी। तो उससे क्या हुआ है कि रेजिडेंशियल में लोगों ने, स्पेशली आप GTA में अगर बात करें ना, तो बेसमेंट रेनोवेशन बहुत ज़्यादा हो रही है। तो उससे क्या हुआ कि जो लोग काम कर रहे थे नए घरों में या कमर्शियल रेनोवेशन में, वो बेसमेंट रेनोवेशन में चले गए। अब बेसमेंट रेनोवेशन में जो पुराने परमिट इशू हुए थे वो चल रहे हैं आगे। बाकी वैसे भी चूंकि ये घर के अंदर एक अंडरस्टैंडिंग से रेनोवेशन चल रही है इस तरह की, लेकिन बहुत स्लो हो गई है वैसे पहले के नस्बत। तो इन लोगों के पास सिवाय ले ऑफ के या इनको और कोई चॉइस नहीं है इनके पास, क्योंकि अल्टरनेट ऐसा इनके पास कोई नहीं है। जी बिल्कुल सही है। अच्छा, अब मुझे ये बताइए नासिर साहब के गवर्नमेंट से एक्सपेक्टेशंस क्या हैं आपकी आने वाले दिनों में? आप क्या चाहते हैं गवर्नमेंट क्या करे? आने वाले दिनों में यही है कि मेन चीज है वैक्सीनेशन, क्योंकि सारी चीजें रुकी हुई हैं कोविड की वजह से। तो मेन टारगेट जो होना चाहिए गवर्नमेंट इस वक्त है कि वैक्सीनेशन जितनी जल्दी हो सके सारी आवाम को दी जाए, ताकि फिर वो लाइफ आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल होना शुरू हो। क्योंकि मेरे भाई बता रहे थे आपको कि नए घरों की सेल रुकी हुई है, प्रोजेक्ट्स रुके हुए हैं। सर आम आदमी को आप देखें ना, वो बेचारे रेंट अफोर्ड नहीं कर पा रहे और इतना हाई हो चुका है रेंट। खाने को तो छोड़ दें, आपको रेंट नहीं दिया जा रहा। नए घर लेने किसने लेने? नया जो बंदा है, फर्स्ट टाइम होम बायर है, उसके लिए मुश्किलात और मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं, प्राइसेस बढ़ चुके हैं, रिस्ट्रिक्शंस आपकी मॉर्गेज जितनी आ चुकी हैं। ये सारी चीजें ऐसी हैं कि रोजमर्रा के आप आवाम को सुकून की जिंदगी रहने के लिए ये चीजें चाहिए। अब गवर्नमेंट को देखना पड़ेगा आगे ऐसे मामला तय कर नहीं पाएंगे, ताकि मेन चीज है वैक्सीनेशन, उसके बाद
जो एवरेज फैमिली है उसके लिए, ताकि उसके लिए आगे जो लाइफ आसान हो सके। सही है। तो अभी वैक्सीनेशन कितने फ़ीसद लोगों की हो गई है? क्या आप के पास कुछ डेटा है, और क्या गवर्नमेंट क्या कह रही है कि वो कब तक जो है वो बाकी लोगों की वैक्सीनेशन हो जाएगी? जो लास्ट अपडेट आई है, जो मेरे ग्रुप है कि अलहमदुलिल्लाह हमारे भाइयों का ग्रुप है, तो उसमें जो अपडेट आई है 24 मई तक इन्होंने सबको अलाउ कर देना है कि आप अपनी अपॉइंटमेंट्स बुक करवा सकते हैं 18+। अभी मेरे ख्याल में 55+ चल रहा है, 50+ चल रहा है। कुछ जो हॉटस्पॉट एरियाज हैं वहाँ में तो आप 18+ अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। अभी एग्रेसिव हुए हैं 24 मई तक, ये है कि इन्होंने अलाउ कर देना सबको कि 18+ एनीवेयर इन कनाडा कैन बुक, इफ नॉट कनाडा देन ओंटारियो फॉर श्योर। चलें, उम्मीद करते हैं कि वैक्सीनेशन के मुकम्मल होने से एक मुस्बत असर इसके ऊपर पड़े। मैं एक छोटा सा ब्रेक लेता हूं जी, बाकी मेहमानों से भी जानता हूं कि अपनी इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए वो गवर्नमेंट से किस किस्म की उम्मीद रखते हैं। फाइनेंशियल सपोर्ट समझते हैं गवर्नमेंट को करना चाहिए, रेस्ट्रिक्शंस कम करनी चाहिए, बैन उठा लेना चाहिए, या रिफॉर्म्स लानी चाहिए, टैक्सेस में छूट देना चाहिए? क्या रास्ते हो सकते हैं कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, रियल एस्टेट इंडस्ट्री जो है उसको सपोर्ट किया जा सके? एक्सपेक्टेशंस क्या हैं? एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं। दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। इकराम फरीद साहब, मेरी राय, सवाल आपसे यह है कि आपकी राय क्या है कि आप गवर्नमेंट जो है वो क्या रास्ता इख्तियार करे कि रियल एस्टेट जो बिज़नेस है उसको कुछ सपोर्ट मिल सके? क्या आप समझते हैं कि टैक्सेस में कुछ छूट मिल जाए? क्या आप समझते हैं कि जो है वो कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट मिले? कैसे ये बेहतर हो सकती है, ये इंडस्ट्री अपने पाँव पर कैसे खड़ी हो सकती है इस वक्त? देखें, जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री है इसको ऐसा कोई बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा इसके ऊपर। जो पैंडेमिक है, जो फर्स्ट 3 मंथ से मार्च, अप्रैल, मई 2020 के, उसके अंदर इम्पैक्ट पड़ा था, ऐसा बहुत ज्यादा नहीं पड़ा। ओंटारियो के अंदर एज यू नो कि जो कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट इंटीग्रेटेड है टुगेदर, तो यहाँ के अंदर रियल एस्टेट के लिए जो प्रीमियर डक बोर्ड ने किया था कि हमें इजाजत दी थी कॉर्पोरेशन बनाने की। पहले जो सक्सेसफुल रियल्टर थे वो 40 to 50% टैक्स देते थे, उस ब्रैकेट में आते थे। अभी वही कम होके लेस देन 20-15% हो जाएगा। सो दैट इज अ वेरी गुड इंसेंटिव फॉर ऑल द रियल एस्टेट पीपल। लेकिन मेरा जो कंसर्न है दैट इज नॉट अबाउट रियल एस्टेट, दैट्स अबाउट कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की उनको सप्लाई चेन बहाल करने में ज्यादा से ज्यादा वो तगोदो करनी चाहिए। बिकॉज अगर सप्लाई चेन बहाल नहीं होगी, अभी जैसे साहब ने फरमाया कि तकरीबन 300 गुना कीमतें बढ़ गई हैं, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि जो $1 मिलियन का घर था इट विल बी $2 मिलियन और मे बी मोर, ठीक है। अफोर्डेबिलिटी कम होगी लोगों की, तो फिर इम्पैक्ट पड़ेगा हमारी इंडस्ट्री के ऊपर। अभी ऐसा नहीं है क्योंकि देयर आर हाउसेज टू बी सोल्ड, लेकिन इन द फ्यूचर हमने नए घर भी बाय करने हैं। जो नए पुराने घर में रह रहा है वो नए घर में जाना चाहते हैं, तो इंटीग्रेटेड है एवरीथिंग। तो जब तक गवर्नमेंट सप्लाई चेन बहाल नहीं करती, जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है उनको इंसेंटिव नहीं देती, तब तक हमारी जो इंडस्ट्री है रियल एस्टेट, इसको फ्यूचर में प्रॉब्लम आ सकती है। सही है। और ये सप्लाई चेन कैसे बहाल हो सकती है आपके ख्याल में इकराम साहब? आई थिंक इन कनाडा हम पिछले 10-15 साल से बहुत ज्यादा रिलाई करते हैं यूएस की इंडस्ट्री के ऊपर, क्योंकि हमारे जो ट्रेड जो उनके साथ ताल्लुकात हैं वो ऐसे हैं कि यूएस वांट टू मैन्युफैक्चर एवरीथिंग, ठीक है। अभी हमारे यहाँ बहुत कम मैन्युफैक्चरिंग होती है, लेकिन इट इज एन आई ओपनर। देखें, उन्होंने जब ट्रम्प साहब थे ऑफिस के अंदर, उन्होंने हमारी वैक्सीनेशन रोक दी, ठीक है। हमारी जो स्टील है उसके ऊपर उन्होंने लगा दिए, टैरिफ लगा दिए। तो इट इज एन आई ओपनर जो पैंडेमिक है कनाडा के लिए, कि हमारी अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है इसके ऊपर भी हमें इनको ज्यादा इंसेंटिव देने चाहिए। ज्यादा जो स्मॉल इंडस्ट्रियल लाइक बंदे हैं, एंटरप्रेन्योर्स, उनको ज्यादा सपोर्ट करना चाहिए कि ताकि हम ये जो हमारे पास बहुत ज्यादा रॉ मटेरियल है,
जैसे मिर्जा साहब अर्ज कर रहे थे कि लाइक वी हैव वुड टू एक्सपोर्ट इट टू यूएस, वो उसको फिनिश करते हैं, दोबारा हमें सेल करते हैं। ऑयल का भी यही है कि ऑयल हम उनको देते हैं, वो उसको रिफाइन करके हमें दोबारा सेल करते हैं हाई प्राइस पे। तो हमें अपनी कंट्री के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं, जो बंदे लगाना चाहते हैं, उनको इंसेंटिव देने चाहिए ताकि अपनी हमारी एक सप्लाई चेन हो, हमें दूसरी कंट्री के ऊपर रिलाई ना करना पड़े। बिल्कुल सही है, बहुत अच्छी तजवीज़ आपकी है, लेकिन मिर्ज़ा इसहाक़ साहब ये तो शायद फौरी तौर पर नहीं हो सकता। इसके लिए अगर कारखाने लगाने हैं तो वक्त लगेगा, अगर इसके लिए इंडस्ट्रीज़ आपको करनी है, जैसे अगर आप उनको ऑयल देते हैं और वो आपको रिफ़ाइन करके वापस करते हैं तो रिफाइनरीज फ़ौरन नहीं लग सकती। ये तो जब तक लगेंगी तब तक तो शायद कोविड की सिचुएशन वैसे ही होपफुली बेहतर हो जाएगी। तो फौरी तौर पर क्या हाल है? फौरी तौर पर जी मेरे ख्याल में जो कंस्ट्रक्शन लोन है ना, उसका लो इंटरेस्ट रेट करना पड़ेगा इनको। ये सब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस वक्त। दूसरा ये है कि नए परमिट जो इश्यू हो रहे हैं सिटी से, उनको एक्सपेडाइट करने की ज़रूरत है, क्योंकि इस वक्त बहुत स्लोली वर्क हो रहा है। तकरीबन तमाम सिटीज़ में यही प्रॉब्लम चल रहा है। बल्कि कुछ सिटीज़ तो ऑनलाइन परमिट्स लेते ही नहीं थे, अभी उन्होंने शुरू किया बिकॉज़ कोविड। तो परमिट इश्यू जो है ना हो रहे हैं वो बहुत स्लो हो रहे हैं, उसको एक्सपेडाइट करने की ज़रूरत है। उसके अलावा यह है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में आप जो एम्प्लॉयज़ हैं इनके, उनको भी कुछ इंसेंटिव देने की ज़रूरत है। उनको ट्रेड जो हैं उनको मोटिवेट करने की ज़रूरत है कि जो नए लोग हैं वो भी ट्रेड जो हैं, क्योंकि हम कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के पास कभी भी एम्प्लॉयज़ पूरे नहीं हुए। ऑलवेज हम फॉरेन वर्कर्स बुलाते हैं अपने काम के लिए। दूसरा जो बात हो रही थी ना कि बिजनेस पाइपलाइन में है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, लेकिन गवर्नमेंट ने बैन करने की वजह से वो सारा स्टॉप हो गया। अगर आज गवर्नमेंट अलाउ करती है, वर्किंग कंडीशन बेहतर होती हैं, तो कंस्ट्रक्शन बिजनेस है, लेकिन वो आगे कंटिन्यू होगा जब गवर्नमेंट ऐसे हालात पैदा करेगी कि जिससे आगे कंटिन्यूटी हो सकेगी। बाकी जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई हैं गवर्नमेंट ने, वो जब तक खत्म नहीं होती मामला सेटल नहीं होंगे। दूसरा बात यह जो आप सप्लाई चेन की बात कर रहे थे ना, कि ये असल में जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग है ना, इनको ये शुरू करना पड़ेगी। और लोकल मैन्युफैक्चरिंग के लिए इनको लोकल इंडस्ट्री को बूस्ट करना पड़ेगा। उसके लिए लोन दें उनको। हम लोगों में पोटेंशियल है, हम ये काम सारे यहाँ कर सकते हैं, लेकिन वजह यह है कि शुरू से चलता आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर वुड तो ऑलमोस्ट मुफ्त में मिलती है। यूएस वालों के पास फैसिलिटी थी, और जो वहाँ वुड जा रही है वो आ रही है फिनिश होके, तो हम इजी कम इजी गो के फार्मूले पे चल रहे हैं। तो आई होप सो कि जो सिचुएशन अभी बनी है, इनको अपनी लोकल इंडस्ट्री यहाँ पर डेवलप करनी पड़ेगी, अदरवाइज हम सर्वाइव नहीं कर सकते। क्योंकि जिस रेट पे इसको वुड जा रही है ना, हम कंटिन्यूटी नहीं कर सकते। बिल्कुल ऑलमोस्ट घर की कीमत जो है ऑलमोस्ट 50% ऊपर चली जाती है अगर इसी प्राइस पे कंटिन्यूटी रहती है। तो होप्स हो कि गवर्नमेंट कुछ स्टेप्स लेगी और लोकल मैन्युफैक्चरिंग जो है उसको ये थोड़ा सा प्रॉम्प्ट करेंगे, तो फिर बात बनेगी। तीसरा, चाइना से जो मटेरियल हमारा आ रहा है वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है बना हुआ, क्योंकि फ्रेट फिर बता रहा हूँ मैं 3 टाइम्स मोर हो गया एज कम्पेयर टू 6 months बिफोर। तो उससे क्या हुआ कि जो हमारी कंस्ट्रक्शन मशीनरी जो आ रही थी ना चाइना से, उसकी प्राइसेस ऊपर चली गई हैं। और उसके अलावा जो वहाँ से जो मेटल था, मेटल की प्राइस ऊपर जाने से वो जो नए ऑर्डर पे जा रहे हैं, नया मटेरियल आ रहा है वहाँ से, उसकी प्राइस भी ऊपर चली गई हैं। तो ये चीज़ें हैं कि ये गवर्नमेंट लेवल पे इनको थोड़ा सा, एक तो इंटरेस्ट रेट के बारे में जो कंस्ट्रक्शन लोन्स हैं उनको करना पड़ेगा, जो ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस हैं चाइना के साथ उनको थोड़ा सा लूज अप करें, और जो लोकल इंडस्ट्री है यहाँ पर उसको बूस्ट करेंगे, तो मेरे ख्याल में ये हालात जो है ना। तो ऐसे में जो महंगी प्राइस है सर, देखें अगर फ़र्ज़ करें कोई इन्वेस्टर भी घर बनाता है तो जाहिर है उसने बेचना तो उसी शख्स को है जो एंड कंज्यूमर है। अब अगर सब लोगों का कारोबार मुतासर है, सब लोगों की जो इनकम है वो डिस्टर्ब है, तो बायर जो है वो कहाँ से आएगा इन्वेस्टर का बनाया गया मकान ख़रीदने के लिए? जैसे अभी इकराम फरीद साहब कह रहे थे कि दिस इज़ द टाइम टू बाय, ऐसे वक्त में आपको बाइंग करनी चाहिए, लेकिन बेचना तो उन्होंने उन्हीं लोगों का, एंड यूज़र ही अल्टीमेटली ख़रीदेगा ना। तो बाइंग पार मुतासिर होने से कितना फ़र्क पड़ रहा है इंडस्ट्री को? मेरे ख्याल में वी आर लकी कि वी आर एन कंट्री ऑफ इमिग्रेंट्स, जो हर साल हमारे पास 200-300,000 के करीब इमिग्रेंट्स आते हैं ना, दे आर अ बिग बोन फॉर द इकोनॉमी। वो जो साथ पैसा लेके आते हैं वो ऑफ कोर्स यहाँ की इकोनॉमी को बूस्ट करता है।
तो ये चीज़ें जो है मेरे ख्याल में फ़र्क पड़ती हैं, लेकिन कंस्ट्रक्शन कभी भी पिछले 20 साल से देख रहे हैं रियल एस्टेट के प्राइसेस को, कभी भी हमने ये नहीं देखा कि प्राइसेस डाउन हुई है। स्टेबल जरूर हुई हैं, डाउन नहीं गई प्राइसेस अभी तक। उसकी वजह यही है कि यहाँ पर इमिग्रेंट आ रहा है, वो इन्वेस्टमेंट लेके आ रहा है और यहाँ पर अपने स्किल साथ लेके आ रहा है। तो उससे क्या हो रहा है कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री और रियल एस्टेट में कभी भी यहाँ पर कोई ऐसे हालात नहीं आए जिससे कोई प्रॉब्लम आए। आई होप सो कि देखें जो यहाँ इमिग्रेंट काम कर रहा है, गवर्नमेंट की सपोर्ट होगी साथ, तो मुझे नहीं लगता कि कुछ हालात की प्रॉब्लम आएगी। ठीक, बिल्कुल सही है। अच्छा नासिर साहब, आप कैसे कंक्लूड करेंगे इस डिस्कशन को? ज़ाहिर है गवर्नमेंट फाइनेंशियली इंडिविजुअल्स को जो सपोर्ट दे रही है वो मुतबादल नहीं हो सकता उन अर्निंग्स का जो लोग खुद अर्न करते हैं अपने अपने कारोबार से, अपनी जो भी उनकी एक्टिविटीज़ हैं उससे। तो गवर्नमेंट की सपोर्ट या एड जो है वो उसका मुतबादल नहीं हो सकता। तो आप कैसे इसको कंक्लूड करेंगे कि क्या चीज़ें होनी चाहिए गवर्नमेंट के एंड पर? सबसे मेन चीज़ जो पहले मैंने अर्ज की थी कि एक तो वैक्सीनेशन, जिसकी वजह से जैसे ही कंप्लीट होगी फिर आहिस्ता आहिस्ता लाइफ दोबारा नॉर्मल होना शुरू हो जाएगी। नॉर्मल होगी तो जॉबों पे वापस जाएंगे, जॉबें करेंगे तो पैसे कमाएंगे। यही चीज़ है कि कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जिस तरह भाई फरमा रहे हैं, एक आम इंसान के लिए, मेरे कुछ दोस्त हैं क्या उन्होंने डाउन पेमेंट भी जमा की हुई है, मगर अब घरों की प्राइसेस एकदम इतनी शूट कर गई हैं, अब वो बेचारे ले नहीं पा रहे। अब दूसरी चीज है, चलो ये इशू अगर नहीं आता, दूसरी चीज आ रही है आपकी मॉर्गेज के इश्यूज आ रहे हैं। तो मेन चीज है कि जब तक हालात नॉर्मल नहीं होंगे, एक बंदे की अर्निंग उतनी नहीं होगी तो वो अफोर्ड नहीं कर पाएगा। अभी तो मेन मसला ये चल रहा है। तो मेरे ख्याल में जो चीजें हैं, वैक्सीनेशन के बाद जो है ना, हर इंडस्ट्री को बैक टू नॉर्मल आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा जरूर। जब वो हालात नॉर्मल होंगे तो फिर ही आम इंसान के लिए हालात थोड़े बेहतर होंगे ताकि वो आगे बढ़ सकें। बहुत शुक्रिया नासिर सुभाष साहब हमारे साथ बात करने के लिए। मिर्ज़ा इसाक साहब आप हमारे साथ मौजूद, इकराम फरीद साहब प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।